जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। सवाल पढ़िए। सवाल को 2 दफ़ा पढ़ना है, अभी तो 1 दफ़ा ही पढ़ लें, ठीक है। पर्चे की बात करूँ, मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, लाजमी है ये बच्चे समझते हैं कि टाइम ज़ाया होता है, हालांकि इससे टाइम बच रहा होता है, सोल्यूशन प्लान हो रहा होता है। अब ये बात अप्लाई करने से ही समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी, ठीक है। बगैर पढ़े सवाल करें 1 घंटा लगेगा, 3 दफ़ा सवाल को पढ़ के करें आधे घंटे में वही सवाल हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आजमा के देख लें। तो बेहतर यही है कि वो उस्ताद के तजर्बे से फ़ायदा उठा लें। क्या ख्याल है? ठीक है कि अपना तजर्बा करके फिर करना है दोबारा? नहीं यार वो ठीक था, वो कर लेते हैं, बेहतर है ना, तजर्बा किया हुआ बता रहे हैं आप। चले पढ़ें। आपके पढ़ने के तरीके गलत है। आपको पहले यहाँ पे नजरें होनी चाहिए, सबकी नजरें इधर लगी हुई हैं, ये यहाँ से पहले रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट पढ़ें तो पता लगेगा करना क्या है, टारगेटेड ऑपरेशन होगा फिर, ठीक है ना। फिर सवाल को पढ़ना शुरू करें। चले शाबाश, अब दोबारा पढ़ें। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको 1 मिनट देता हूँ पढ़ने इसको। हैंडआउट्स दे दें जी, सॉरी हैंडआउट्स नहीं दिए। अब हाथ खड़ा करें वो बच्चे जिनको हैंडआउट्स नहीं मिले, बल्कि यूं करें ना भाई, इनको पकड़ा दें, एक रख के आगे दे, चले ठीक है दे दें। पढ़ लिया तो 1 मिनट से, अब से स्टार्ट होता है 1 मिनट। चलें अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं। लाला नोट्स ले लो। चंद भाई छोटे भाई के लिए लेके, छोटे भाई अपनी तरफ अफ्तारी में पकौड़े रख के खाने के लिए भी एक चाहिए। कितने ही 1 मिनट गुजर गए, जल्दी पढ़े। ये सब हॉस्टल वाले हैं, करीब वाले, पैदल चल के आ गए। पेट्रोल पे नहीं चल के आया कोई, पेट्रोल पे चल के आने वाले ना आया करें, बेशक पैदल चल के आने वाले सिर्फ आए, ताकि कोई आ जाए तो हमने कह सकें भाईजान ये सारे पैदल चल के आए हैं, कोई सवारी नहीं खड़ी, देख लें आप। हाँ जी, रिक्वायरमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा ये लिखा हुआ मैंने छोड़ दिया तो कोई नहीं, अच्छा है, एनालाइजिंग एक्सपेंस बाय फंक्शन, यही तो करवा रहा हूँ, लेकिन ये तो तब ज़रूरी था जब दूसरे वाला आता तो बताता ये फंक्शन वाला था, दूसरा कोई और है। लेकिन बहरहाल चलें, अब लिखा हुआ था मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया। ये जो हम P&L बनाते हैं ना, ये हम एक्सपेंसेस को एनालाइज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, फैक्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही हैं मसलन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, ये खरीद भी रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती है, फिर सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है, और कुछ एक्सेप्शनल चीज़ों के लिए अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये फंक्शंस के हिसाब से हम, नेचर के हिसाब से क्या होता है वो जब आएगा तो देखिए, ठीक है। तो P&L बनाना है, क्या करना है, बस जैसे बनाते हैं वही वाला बनाना है जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस बनाना है फॉर द ईयर 31/15 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। रिक्वायरमेंट समझ आ गई, अब सवाल को पढ़ना शुरू, ठीक है। करना क्या है ये तो पता हो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। ट्रायल बैलेंस ऑफ लैरी एट 31 दिसंबर 15 इज एज फॉलोज। तो दिस इज क्लोजिंग ट्रायल, ऐसे ही है,
दिस इज, जब टॉपिक कर रहे होंगे ना इंशाल्लाह, साथ साथ भी करता जाऊंगा बातें, लेकिन फिर जब टॉपिक भी कर रहे होंगे तो मैं आपको ट्रायल के बारे में, जो ट्रायल का डर है, असल में फाइनल अकाउंट्स तो मैंने बताया ना कुछ भी नहीं है, फाइनल अकाउंट्स तो वही है जो आप करके आए हो, मैंने आज करा देना। तो फिर क्यों हुआ है, क्या है ये चीज़, इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रायल का डर। बच्चे को समझ नहीं आ रही क्या चीज़ ओपनिंग है, क्या चीज़ क्लोजिंग है। तो जो चीज़ें इस तरह की हैं एक्सेप्शनल, उनके बारे में रूल्स बनाएंगे, उनको लिखेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। ट्रायल का डर इंशाल्लाह बहुत दूर हो जाएगा, बच्चों की पहुंच से दूर रखेंगे हम ट्रायल के खौफ को। फिलहाल तो जितना आया थोड़ा बहुत बात कर लूँगा मैं। बहरहाल ये क्लोजिंग ट्रायल है, तो इसका मतलब इसमें सब कुछ क्लोजिंग होगा या सब कुछ ओपनिंग होगा? ओपनिंग तो हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ये क्लोजिंग ट्रायल एडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल नहीं है। उसकी वजह ये है कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अनएडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल। क्या कहा जाता है जी? यानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लोजिंग होती हैं, लेकिन कुछ एक आइटम्स ओपनिंग भी होते हैं, ठीक है जी। ये क्या है जी? क्लोजिंग ट्रायल है, ठीक है, लेकिन इसको मैं कह रहा हूँ ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल है, ठीक है। अनएडजस्टेड क्लोजिंग ट्रायल है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो मैंने अर्ज़ किया आपसे क्या होती हैं? ओपनिंग क्लोजिंग होती है, ठीक है। ज़्यादातर आइटम्स, ज़्यादातर चीज़ें क्लोजिंग है और कुछ चीज़ें ओपनिंग भी हो सकती हैं। क्लोजिंग होती है मसलन, अब फ़र्क क्या है? लेकिन कुछ आइटम्स ओपनिंग भी हो सकते हैं। अब वो कौन से आइटम्स ओपनिंग हो सकते हैं जी? मसलन बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो ओपनिंग हो सकता है ना, इस ट्रायल में ओपनिंग हो सकता है ना। इट विल नेवर हैपन, सही फरमाया आप लोगों ने। बैंक या कैश एक ऐसा लेजर है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें सारा साल बेतहाशा एंट्रीज पड़ती हैं, रोजाना के हिसाब से इतनी एंट्रीज पड़ती हैं। तो ये तो ऐसा अकाउंट नहीं है जो ओपनिंग बैलेंस पड़ा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। क्लोजिंग ट्रायल के अंदर कैश या बैंक ओपनिंग पड़ा हो ही नहीं सकता। गलत क्लोजिंग हो सकता है, कोई गलती होगी, कोई चीज ऐड होने से रह गई, लेस होने से रह गई, अनएडजस्टेड क्लोजिंग हो सकता है, ओपनिंग नहीं हो सकता। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्लोजिंग, सेल्स, परचेज तो वैसे ही फॉर द ईयर होते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर आइटम्स क्लोजिंग ही होते हैं। फिर ओपनिंग कौन से होते हैं? नॉर्मली वो आइटम्स ओपनिंग होते हैं इस ट्रायल के अंदर, हो सकता है वो भी क्लोजिंग हो, लेकिन नॉर्मली वो ओपनिंग हो जाते हैं वो वाले आइटम्स जिनमें पूरा साल कोई एंट्री नहीं पड़ती, जिनमें पूरा साल कोई एंट्री नहीं पड़ती। साल के एंड पे आप एक एंट्री करके उसको जो है वो पास करते होते हैं नॉर्मली। मसलन आप बता दें, कोई गलती बता देंगे, क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री में कोई एंट्री नहीं होती है पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, इन्वेंट्री ओपनिंग पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन उसकी शर्त है, वो इंशाल्लाह इन्वेंट्री जब रिवाइज कराऊंगा ना, जिस भी मौके पे इन्वेंट्री गले पड़ेगा, जहाँ तक मेरी एक आदत है, जहाँ तक काम चलता है मैं चलाता हूँ। जैसे इन्वेंट्री आपने पढ़ा हुआ है पर मैंने रिवाइज कराना है, मैंने आपको बोला था मैंने रिवाइज कराना है, उसके अंदर मैंने पीरियोडिक परपेचुअल की जर्नल एंट्रीज आपको करवानी है और वहाँ से मैंने आपको लेके लेजर से लेके ट्रायल तक पहुँचाना है, क्योंकि मैंने इसको फिर फाइनल अकाउंट में यूज़ करना है। तो जहाँ कहीं मैं फंसूंगा ना जाके, मैंने वो टॉपिक आपको रिवाइज कराना है। BRS जब तक काम चलेगा, मैंने पूरा टॉपिक नहीं कराना, रिवाइज तो करना है ना, जहाँ तक काम चलेगा चलाऊंगा, जहाँ फंस जाऊंगा करा दूंगा। बैड आउटपुट डेट जहाँ तक काम चलेगा मैं चलाऊंगा, जहाँ फंस जाऊंगा रिवाइज कराऊंगा। तो एक मेरी आदत है ये, जब तक मेरा काम चलता है, गुजारा चलता है, पाकिस्तानी कौम जुगाड़ करके चलते रहते हैं, ठीक है। जब फंस जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो ये मेरी रूटीन है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्वेंट्री के बारे में आपकी ये बात गलत है। पूरी बात जो है वो ये है, अगर ट्रायल में परचेजेस पड़ी हो तो फिर ट्रायल में ओपनिंग होगा और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग होगा, फिर इसकी अकाउंटिंग डिफरेंट है। लेकिन अगर ट्रायल में परचेज की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल आ जाए, पता नहीं आपने ऐसा ट्रायल कभी देखा है नहीं देखा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, एंट्रीज करके लेजर बना के ट्रायल में पहुंचाऊंगा। जिस ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा, जिस ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल होगी, उस ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होगा, फिर अदर इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। इसलिए आपकी बात तो गलत है, ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं आप कह सकते कि लाजमी ओपनिंग ही होगी, ठीक है। या तो चीजें क्लोजिंग होती हैं या ऐसे आइटम हैं जो ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं। तो नो डाउट ओपनिंग स्टॉक
ये स्टॉक जो है ये आप एक ऐसा आइटम है जो ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। आगे और लॉन्ग टर्म लोन क्लोजिंग ही होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है जो ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने IAS 16 पढ़ा था, जितना पढ़ा है अभी आज हमने फिर पढ़ना है, अल्लाह करे, मुझे नहीं लगता कल ही शुरू होगा, मुझे तो लग रहा है। एनीवेज, जो आपने एक्यूमुलेशन का आपने जो डेप्रिसिएशन निकालना सीखी थी, तो देखो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में मिसाल के तौर पे आपका एक एसेट है 1000 रुपए का, उसकी लाइफ 10 साल है, तो उसकी 100 रुपए डेप्रिसिएशन साल की आती है। 1000 बटा 10 करें तो कितनी आती है? 100 रुपए। एक साल की डेप्रिसिएशन आती है, बोलो। अच्छा, अगर साल की डेप्रिसिएशन 100 है तो डिवाइडेड बाय 12 करें तो पर मंथ आ जाएगी। डिवाइड बाय 365 करें तो, डिवाइड बाय 52 करें तो, डिवाइड बाय घंटे खुद ही निकाल लेना। मतलब आप मिनटों के हिसाब से भी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, हर घंटे की डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं, आप हर दिन की डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं? हर रोज डेली डेप्रिसिएशन की एंट्री डाल के जाते हैं? नहीं, जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं आप पीरियड एंड के ऊपर, तो एक ही बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसकी एक एंट्री करते हैं। एंट्री क्या थी वैसे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, तो ये एक ऐसा आइटम है जो नॉर्मली ओपनिंग पड़ा होता है ट्रायल में, और आप एक बार एंट्री पास करके ईयर एंड पे, पीरियड एंड पे उसको क्लोजिंग में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर सवाल कह दे कि डबल एंट्री हम डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो इसका मतलब फिर ट्रायल में वो ओपनिंग की बजाय क्लोज हो सकता है, ओपनिंग हो सकता है। ज़्यादातर क्या होता है? ओपनिंग, क्योंकि आपसे उसने एडजस्टमेंट करानी होती है। फिर कोई और आइटम बताओ। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्यों? देखो, अब एक रूल पकड़ लिया ना हमने कि वो आइटम्स जिनमें पूरा साल कोई एंट्री नहीं होती। आपने बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक पढ़ा? आप सारे साल डेटर के लेजर में एंट्रीज करते हैं, वो क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं हो सकता। ठीक है ना? सेल्स हो रही हैं, कैश आ रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, बैड डेट हो रहे हैं, लटरम हो रहा है, पटरम हो रहा है, और ईयर एंड पे एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया। गलत हो सकता है पर ओपनिंग नहीं हो सकता। अनएडजस्टेड क्लोजिंग को आप एडजस्ट भी कर लेते होते थे। ओके, अब उस क्लोजिंग डेटर के क्लोजिंग बैलेंस में आप लगाते होते थे प्रोविजन का रेट। जो आंसर आता था उसको आप प्रोविजन के लेजर का क्लोजिंग बनाते थे, ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस P&L में ले जाते थे। इसका मतलब पूरा साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अंदर एंट्रीज नहीं होती, साल के एंड पे एक ही बार आप, साल के एंड पे मतलब पीरियड के एंड पे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगते हैं तो उस वक्त आप इसकी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा आइटम है जो ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी। तो ये जितने आइटम्स हैं ना जो ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं, इनके बारे में मैं आपको रूल लिखवाऊंगा। वैसे तो सवाल में डेट लिख देता है ICAP ना, सवाल में डेट लिखता है, डेट लिख के बता दे, लेकिन हम वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए खुद को तैयार करेंगे। हम डेट के बगैर अपने रूल्स बनाएंगे, ये कब ओपनिंग कब क्लोजिंग हमें। तो ये ट्रायल का डर होता है जो दूर करना है हमने इंशाल्लाह, और कुछ भी नहीं। फाइनल अकाउंट्स में तो है ही कुछ नहीं, मुफ्त के नंबर है पर्चे में, आ जाए। ठीक है, अच्छा एक और आइटम बता दो बस, फिर चलते हैं। बचपन में आपने पढ़ा था, लेकिन अब 55 में जरा डिफरेंट हो जाएगा वो, मैंने निशानी भी बताई। आपने इंट्रो में कैपिटल का अकाउंट देखा था, ट्रायल में आता था, वो भी ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी। ओपनिंग कब होगा? जब ट्रायल के अंदर इनकम्स एक्सपेंसेस फैले हुए हैं, मतलब आपने भी P&L बनाना है। P&L बनेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, कैपिटल में ऐड या लेस होगा तो वो क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। अब बड़े हो गए तो कैपिटल के अंदर ये कहानी नहीं आनी, कैपिटल शेयर कैपिटल हो गया, वो तो साइड पे ही हो गया। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, अब इसका रूल होगा यहाँ पे जो मैं लिखवाऊंगा जाके आपको। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी। ओपनिंग कब होगा? जब ट्रायल के फेस पे आपको इनकम एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं, मतलब P&L बनकर, प्रॉफिट या लॉस निकलकर, रिटेन्ड अर्निंग में ओपनिंग में ऐड लेस होकर क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा। तो ऐसा ट्रायल, रूल लिखवाऊंगा, अभी ना लिखें, रूल लिखवाऊंगा इसी तरह से कि ऐसा ट्रायल जिसमें इनकम एक्सपेंसेस पड़े हों, उस ट्रायल में रिटेन्ड अर्निंग पड़ा होगा तो ओपनिंग है, और जिसमें ये नहीं पड़े होंगे इसका मतलब P&L बन चुका, प्रॉफिट या लॉस निकल चुका, वो रिटेन्ड अर्निंग में ऐड भी हो चुका या लेस, ठीक है, और क्लोजिंग में कन्वर्ट हो चुका। तो ये कुछ आइटम्स हैं जो मैंने बोले मोटे मोटे। क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया। ये ओपनिंग भी हो सकते हैं, क्लोजिंग भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादातर आइटम्स क्या होते हैं? क्लोजिंग, वो ओपनिंग नहीं होंगे। जैसे कैश बैंक हो गया, डेटर्स क्रेडिटर्स हो गए, जिनमें सारा साल एंट्रीज पड़ती रहती हैं, वो कैसे ओपनिंग हो सकते हैं? क्लोजिंग ट्रायल में वो कैसे ओपनिंग हो सकते हैं? ठीक है, सही है, ये थोड़ी सी बातें हमने कर ली। चले खैर, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस ऑफ लारी, लैरी है, एडमिन चार्जेस, बैंक अकाउंट, कैश, तो पहले एक्सपेंस है, फिर एसेट्स आ गए, पेबल्स लेजर, क्रेडिटर्स आ गए, एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, माना अभी आपने ये नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई फर्क नहीं है इसमें और इसमें।
जो टेंजिबल एसेट्स हैं पीपीई में डालते हो, उनकी डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट तो है ना, उसकी एंट्री डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट होती है ना। तो जो इनटेंजिबल्स हैं उसकी डेप्शन का नाम है मोटाइजेशन। वैसे ही लाइफ से डिवाइड करके वैसे ही वो डेप्रिसिएशन का नाम मोटाइजेशन है, वो निकल आती है, उसकी एंट्री सेम वही है, बस नाम बदल गया, मोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड मोटाइजेशन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट रिसीवेबल्स लेजर डेटर आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए, फिर पीपीई आ गया, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम। व्हाट टॉक इज, क्या बात है, इसको कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, आप लोग बच्चे हैं, आप लोग को क्या कुछ कह सकता हूँ जी। पता नहीं कौन काला करी जा रहा है, कटिया भी है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए, पीपीई इकट्ठा ही दे दिया उसने एट कॉस्ट। जी पीपीई ये अलग से भी हो सकता था, हम बड़े सवाल करेंगे ना जब, उसके अंदर यूं होगा लैंड अलग पड़ा है, बिल्डिंग अलग पड़ी, मशीनरी अलग पड़ी, व्हीकल अलग पड़े, हमने उनको इकट्ठा कर देना है अपने नोट के अंदर, या अगर नोट नहीं मांगा होगा उसने तो वर्किंग कर लेंगे, अल्टीमेटली बैलेंस शीट के फेस पे आपको बताया एक ही आइटम जाना है, तो इसने इकट्ठा ही दिया, तो पीपीई आ गया। तो पीपीई की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखो एट कॉस्ट पड़ा है, तो पीपीई की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और इनटांगिबल्स की तरह, इनटांगिबल्स पेटेंट अकेला ही दिया हुआ उसने, ठीक है, ढेर सारे नहीं, अकेला ही है, तो पेटेंट है, तो इस पेटेंट की एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। लेकिन ये क्या बता रही है डेट, ये क्लोजिंग है जी। हाँ वो तो बात अलग है, नहीं ठहरो, मेरी बात पहली बात तो मेरे साथ डिसाइड करो ना, एक्यूमुलेशन का बैलेंस ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, लेकिन ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, उसने डेट लिख के बताया, इसलिए फिर मैं बहस में नहीं पड़ता। वैसे अगर रसूल की बात करें तो ये क्लोजिंग सिर्फ तब हो सकता है जब इस साल की डेप्शन की एंट्री हो चुकी हो, इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी होगी तो ये क्लोजिंग बनेगा। एंट्री होती क्या है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट तो ये कह रहा है कि अगर ये क्लोजिंग है तो डेबिट साइड पे डेप्शन एक्सपेंस को भी नजर आना चाहिए, जैसे भाई साहब फरमा रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड वाले, ठीक है। अब नाम क्या है, हाँ बाज, माज, मुआज या माज, दोनों ठीक है, नहीं एक करना है, डिसाइड कर लो। अच्छा सुनो भाई, असूल क्या है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब डेप्शन की एंट्री हुई है तो क्लोजिंग बना है। अगर डेप्शन की एंट्री हुई है तो डेप्शन एक्सपेंस इस साल का, देखो एक्सपेंसेस इनकम का तो ओपनिंग होता कोई नहीं है, ठीक है, तो ये डेबिट साइड पे नजर आना चाहिए, नजर आ रहा है, यहां तक तो पहुंच गए, आगे भी देख लो, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री। हाँ जी, आपको डेबिट साइड पे डेप्शन एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत सारे खर्चे उन्होंने पहले ही क्लब करके दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसीलिए इसको मजबूरन आप पे छोड़ने की बजाय डेट लिखकर बताना पड़ा कि एक्यूमुलेशन क्लोजिंग है, क्योंकि अगर तो एक्सपेंसेस तोड़कर लिखे होते, रेंट, सैलरीज, लटरम पटरम, उसमें डेप्रिसिएशन भी पड़ी होती फिर डेबिट साइड पे, लेकिन चूंकि उसने पहले ही क्या कर दिया है, एडमिन एक्सपेंसेस बहुत सारे इकट्ठे कर दिए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इकट्ठे कर दिए, उसके बाद उसने तो फिर प्रोबेबली ये इन्हीं के अंदर ही छुपी पड़ी होगी, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि क्लोजिंग बैलेंस है। ये कैसे बनता है, कहीं पे लिखा हुआ है कि गलती है, जब तक गलती लिखी हो हम खुद से थोड़ी अज्यूम कर लेते, नहीं है, ये तो बता रहा हूँ, ये बहुत सादा सवाल था असल में, मैं तो सिर्फ फॉर्मेट रिवाइज करने के लिए सवाल करा था, लेकिन पता नहीं क्यों करी जा रहा हूँ बातें, मुझसे मैं रोक नहीं पा रहा खुद को। बहरहाल अच्छा लग रहा है, जरा ऐसे गपशप भी लग रही है, टॉपिक अभी शुरू नहीं किया पहला हमने, लेकिन चलें खैर। तो एक्यूमुलेशन क्लोजिंग है, इसका मतलब डेप्शन की एंट्री हो चुकी है, बस इतनी सी बात काफी है, तो हम डेप्शन की एंट्री नहीं करेंगे। सवाल ये पैदा होता है हो चुकी है तो कहाँ है, तो जवाब ये पैदा होता है कि अगर नहीं बता रहा तो फिर क्लोजिंग ने बताया कि डेप्शन चार्ज हो चुकी है, तो फिर कहाँ पड़ी होगी, एडमिन में, डिस्ट्रीब्यूशन में छुपी पड़ी है बहुत सारे, और रेंट भी तो नजर नहीं आ रहा, सैलरीज भी तो नजर नहीं आ रही, इंश्योरेंस भी तो नजर नहीं आ रही, कहाँ गए हैं वो ऑलरेडी क्लब कर दिए हुए हैं, ठीक है। असली सवालों के अंदर ये काम करना पड़ा करेगा आपको। तो ये सादा सा सवाल है, इसमें सिर्फ फॉर्मेट आपको सिखाना था, तो इस तरह का सवाल मिला। ओके, नाउ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, इसके साथ उसने डेट नहीं लिखी जालिम ने,
ओपनिंग है या क्लोजिंग है? हाउ डेयर यू कॉल दिस ओपनिंग? असल में मैंने रूल बता दिया ना, रूलों के रोले हैं, रूलों के रोले। क्या मतलब? मैंने कहा था अगर ट्रायल में आपको इनकम एक्सपेंसेस बिखरे हुए नजर आ रहे हैं तो इसका मतलब पीएनएल अभी बनना है। बिखरे नजर आ तो रहे, सेल्स, परचेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, है जी, यहाँ पे कहीं है इनकम, अदर इनकम। तो इनकम एक्सपेंसेस ट्रायल में बिखरे पड़े हैं तो इसका मतलब पीएनएल अभी बनेगा, प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, रिटेन अर्निंग्स में ऐड होगा, तो ये क्लोजिंग बनना है। तो फिलहाल ये क्या पड़ा हुआ है, तो चलो अच्छा होगा गपशप के अंदर एक रूल हमारा यूज भी हो गया, ठीक है। बाकी ये उसने खुद क्लोजिंग कह दिया ना, ये कुछ ना भी कहे तो रूल बनाएंगे, पर अभी नहीं, वो मौका बस काफ़ी होगी अब बात। ये जब फाइनल अकाउंट के टॉपिक में जाएंगे ना तो मैं इन सब के बारे में रूल लिखवाऊंगा, स्टॉक के बारे में रूल लिखवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसने क्लोजिंग, परचेज या सेल्स, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रायल के फेस पे क्या नजर आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ओपनिंग है तो क्लोजिंग इधर पड़ा होगा। दूसरी निशानी बताई इसने, परचेजेस नजर आएगा, परचेज भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको रूल लिखवाऊंगा, किस ट्रायल में स्टॉक क्लोजिंग है, किस में ओपनिंग है। हालांकि सवाल में वो डेट लिख देता है, पर किसी सवाल में ना लिखे तो क्या करेंगे, तो इसलिए हम वर्स्ट के सिनेरियो के लिए खुद को तैयार रखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट का नहीं लिखा ओपनिंग है क्लोजिंग है, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारा रूल बना हुआ था। ऐसे इन सब के बारे में मैं आपको रूल बनवाऊंगा और लिखवाऊंगा, ठीक है, पर फाइनल अकाउंट्स में जाके। ओके, सही है। बहरहाल ये क्या है जी, ओपनिंग है। ओपनिंग किस लिए है, क्योंकि हम 31 नंबर 15 में खड़े हैं, तो ये 31 नंबर 14 लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से ज़रा देखा मैंने तो भाई के कहने पे, सही है। चले, ये नाव आपका ट्रायल हो गया। उसके बाद कोई 3 एक एडजस्टमेंट्स हैं। पहली क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या एडजस्टमेंट होती थी? एक बात तो आपको याद होगी, बचपन में साजा कराम आपको कहते थे कि ट्रायल वाला हर आइटम एक दफ़ा नज़र आएगा, जबकि एडिशनल इंफॉर्मेशन की डबल एंट्री होती है, कहते थे ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये एडजस्टमेंट्स है नहीं, उसकी वजह ये है कि ट्रायल के अंदर जो चीज़ें पहुंची हुई हैं डबल एंट्री होकर पहुंची हुई हैं। डबल एंट्री होती है, उससे लेजर बनता है, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस आप निकालते हैं और उससे ट्रायल एक्सट्रैक्ट किया होता है। तो डबल एंट्रीज के बाद ये फिगर्स आएगी। तो ट्रायल वाली हर चीज़ एक दफ़ा नजर आएगी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। जबकि अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं, एडजस्टमेंट्स होती हैं जो अभी होना बाकी होती है, ठीक है। तो फिर अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो इसकी तो डबल एंट्री होनी चाहिए। तो डबल एंट्री तो हमने सीखी नहीं हुई इसकी, फिर डबल एंट्री होती थी। अच्छा चलो इतना तो याद है ना कि क्लोजिंग स्टॉक नज़र 2 दफ़ा आता था। एक दफ़ा कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता हुआ, दूसरी दफ़ा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। तो दरअसल ये डबल एंट्री ही होती थी, आप गौर नहीं करते थे, ठीक है। गौर करें तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो रहा होता है, ठीक है। असल में तो हम परचेजेस करके सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कोई चीज़ें अभी बिकने से रह गई हैं तो ये अभी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, तो उसको एक्सपेंस का पार्ट ना बनाओ। तो कॉस्ट ऑफ सेल में उसको क्या करते थे, निकाल लेते थे, कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल के उसको एसेट्स में रखते थे। तो दरअसल ये डबल एंट्री होती थी जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रहा होता था, एक्सपेंस है ना। समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है? परेशान नहीं होना, बता देना समझ नहीं आ रही। टॉपिक अभी मैं करा नहीं रहा, ये वैसे ही बस शुगर लगा रहे। समझ आ रही है हजरत आपको, ग्लासेस वाले भाई? हाँ, उठाओ कसम साथ वाले। अच्छा है ही कोई नहीं, इसीलिए तो कहा है कसम उठानी नहीं चाहिए। अच्छा जी, समझ आ रही है? डबल एंट्री ही होती थी, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। स्टॉक कहाँ डेबिट, करंट एसेट्स में, कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाला, उसको एसेट्स में रख लिया, और फिर अगले पीरियड के स्टार्ट होते ही उसको वहां से निकाला और कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग बना लिया। करेंगे इंशाल्लाह ये एंट्रीज, इन्वेंट्री रिवाइज कराऊंगा। तो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक की पीरियोडिक सिस्टम है, पीरियोडिक सिस्टम है इसकी एंट्रीज, तो डबल एंट्री होती थी, ठीक है। नंबर 2, करंट टैक्स 75 का है, इज टू बी एक्रूड। अभी भी बताया आपको, इसकी एंट्री करोगे, क्या एंट्री, क्या एंट्री, क्या एंट्री है? नहीं, डबल एंट्री बोलो, डबल एंट्री। पहले लेक्चर में ना मैं शोर मचा के अगले 2 में फिर बस हो जाती है मेरी, भूल जाता हूँ ना, अभी दूसरी क्लास है जी। करंट टैक्स तो टैक्स एक्सपेंस डेबिट पीएनएल के फेस पर और टैक्स पेएबल क्रेडिट करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। तीसरी एडजस्टमेंट, लोन है 18 का, कहता है लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर। इसको क्या करना है, ठीक है, इग्नोर करना है। जी हाँ, लोन अगर 18 मिलियन का
हमारे ईयर एंड पर मौजूद है तो ये लायबिलिटी हम पे कितनी है 18 की, लेकिन इस 18 की लायबिलिटी के बारे में कह रहा है ये 6 करके अगले 3 साल में पे होना है। इसका मतलब इस 18 में से 6 अगले 12 महीने में पे होना है और 12 अगले 12 महीने में भी पे नहीं होना। तो जो 6 है उसको करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं और जो 12 है वो नॉन करंट में ही रहता है टोटल 18 ही लायबिलिटी, लेकिन करंट मेच्योरिटी हम करंट लायबिलिटीज के अंदर शो करते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। फटाफट अब इस सवाल को मुका लें मेरे ख्याल में। ठीक है, अब इस सवालों को करने का तरीका वारदात क्या हुआ करेगा। हम सवालों के अंदर दो तरतीब से चल सकते हैं जी। ठीक है, एक तरतीब ये होती है कि हम पहले सारा ट्रायल पोस्ट कर लें और फिर एडजस्टमेंट्स को देखें, लेकिन मैं इसको पसंद नहीं करता। ठीक है, हम फॉर्मेट ज़रूर बनाएंगे, फॉर्मेट के बगैर हम पूरे FAR में नहीं चलेंगे। हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, जो भी टॉपिक होगा सवाल एक ही तरीके से करना है। किसी भी टॉपिक का एक सवाल जैसे करना है ना पहला, आखिरी भी वैसे ही करना है। बस यही, मैं अपने बच्चों से ये सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करता। कोई बच्चा मुझे कहे कैश फ्लो का सवाल शुरू कैसे करना है, समझ ही नहीं आती। सिंगल एंट्री का सवाल शुरू कैसे करना है समझ ही नहीं आती। इस दफ़ा सिंगल एंट्री से नहीं पूछा, बड़ा मुश्किल टॉपिक है और इस दफ़ा हॉट फेवरेट भी लग रहा है मुझे। ठीक है, एनीवेज सिंगल एंट्री शुरू कैसे करना है सवाल समझ नहीं आता, ये मैं कभी भी नहीं सुनूंगा बच्चों से। ज़रूरत ही नहीं है उनको ये कहने की, क्योंकि जैसे उनको पहला सवाल किसी टॉपिक का करवाना है उसका 100वां सवाल भी वैसे ही करना है हमने। तो एक तरतीब के ऊपर हर टॉपिक का हर सवाल करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स की भी एक तरतीब होगी। वो तरतीब क्या है, हम सबसे पहले फॉर्मेट ओपन कर लेंगे इनकम स्टेटमेंट का और बैलेंस शीट का। ठीक है, उसमें मोटी मोटी बस चीज़ें हेडिंग्स बना के लिख लेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स की तरफ आएंगे। जो एडजस्टमेंट यूज़ हो रही होगी उसको पोस्ट करेंगे, उससे रिलेवेंट कोई ट्रायल में चीज़ पड़ी है तो वो भी उठा लेंगे। और जब एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी तो फिर रह जाएगा एंड पे सिर्फ पोस्टिंग करना ट्रायल का। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच रहेगी। आज समझ आए ना आए कोई बात नहीं, मेरा ये टॉपिक तो है ही नहीं आज वैसे भी। मैं P&L बैलेंस शीट से इसलिए बना रहा हूँ कि अब जब तक ये टॉपिक आ नहीं जाता तब तक इसने यूज़ होना है। P&L बैलेंस शीट आपके दिमाग में यूज़ होना है। तो ये 2 दिन सिर्फ इसलिए लगाए, 2 दिन तो नहीं, खैर आज का दिन ही लगाया इस पर, कल तो ऐसे ही गपशप लगाते रहे थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे मार्कर्स यार उन्हें को मेरे मार्कर ढूंढ के दें मुझे जो पिछले सेशन वाले थे, बस बहुत हो गए, मैंने नहीं इनसे काम करना जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, P&L बनाना है और ठीक है, तो हमने यहां पर लिखना है जनाब लैरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसने लिखा हो तो मैं भी सिर्फ वही लिखता हूँ। स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्यों लिखूंगा, ठीक है, जो उसने लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट वही लिखूंगा मैं। स्टेटमेंट ऑफ, यार ये बहुत पतली राइटिंग हो रही है, नजर आ रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यार किसी उस्ताद की चोरी कर लो थोड़ी देर के लिए, चले हुए मार्कर। इसे तो मेरे मसल्स बन जाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड जी 31 दिसंबर 2015। बच्चों ये कितनी चीजें मैंने लिखी हैं अभी तक, 3। ये 3 चीजें और एक और चीज, बल्कि 2 और चीजें। किस करेंसी में इसको बनाना पसंद करेंगे आप, रुपीज में? ओके जी, रुपीज में बना ले। अच्छा, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ क्या रखना है आपने, क्योंकि सवाल का डेटा मिलियन में ट्रायल के अंदर, तो मेरा मशवरा कि मिलियन में ही रख लेंगे। ये करना आता है? अच्छा, तो रुपीज इन मिलियन, तो रुपीज एंड देन मिलियन। ये मैंने 5 चीजें लिखी हैं। जिस वक्त हम फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक कर रहे होंगे तो उस वक्त मैं आपको IAS 1 के अंदर ये पढ़ाऊंगा। ये 5 चीजें IAS 1 ने हमें कही हुई हैं कि किसी भी स्टेटमेंट के बारे में ये 5 चीजें आपने बतानी है। रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। रुपीज में है, रुपीज इन थाउजेंड्स है, रुपीज इन मिलियन है। 5 चीजें, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फॉर्मेट बना लेते हैं जी हम। सेल्स, शुक्र है कुछ बेहतर आ जी, थोड़ा सा स्मार्टली, वैसे मैंने इस जगह पता नहीं क्यों छोड़ दी है, चलो खैर।
आमिर भाई आपने बोर्ड तो कल चेक नहीं करवाया ना कि ये क्यों नहीं सही मिटा रहा, क्या मसला है? अच्छा जी, सेल्स लेस, अच्छा फॉर्मेट बनवाओ, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, बस इधर से और कुछ नहीं। अब कॉस्ट ऑफ सेल आपको पता है कि निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग स्टॉक अलग गिवन है, परचेज अलग गिवन है, क्लोजिंग अलग गिवन है, तो निकालनी पड़ेगी ना, तो इसलिए आप इसके साथ वर्किंग वन डाल दें। अच्छा, कोई तरतीब भी ज़रूरी नहीं है कि जनाब सबसे पहले आइटम पे वर्किंग वन होना ज़रूरी है, कोई नहीं, बाद में पता लग गया यार इसकी वर्किंग होनी है तो बाद में वर्किंग ओपन कर लो, चाहे वर्किंग 4 लिख दो यहाँ पे, वह रेफर से ही करना है, ठीक है। क्या आ गया जी इसके बाद? ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद लेस करेंगे आप इसमें से एडमिन एक्सपेंस, लेस करेंगे आप इसमें से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वर्किंग ओपन करते जाएंगे। ज़रा मुझे बताना, बच्चे तो ज़रा कम ही है, नज़र आ रहा है सही? एंड वाले भाई नज़र आ रहा है सही? ओके, अच्छा, एडमिन एक्सपेंस हो गए, सेलिंग एक्सपेंस हो गए, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट मुझे सवाल में कहीं नज़र तो नहीं आई, आपको नज़र आई है? अच्छा चलो ये कर लेता हूँ मैं फॉर्मेट बना देता हूँ, फिर खाली रहेगा तो खाली छोड़ देंगे, ये भी पता होगा कोई चीज़ लिख देता है बंदा, क्योंकि मैंने कहा ना पहले फॉर्मेट बनाना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इसमें से लेस कर दें फाइनेंस कॉस्ट और इसमें ऐड कर दें अदर इनकम, अदर एक्सपेंस भी लेस कर दें। चलो फिर ज़रा इकट्ठे ले लेते हैं, वैसे हैं दोनों ही, कोई नहीं, लेस अदर एक्सपेंस, सिर्फ अदर इनकम थी, लेकिन चलो फॉर्मेट बन गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना कि मैंने आपको कहा पर्चे में आपने पहले फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट बना, उसमें से कोई आइटम नहीं निकला, खैर है, खाली छोड़ दो, डैश लगा दो, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा, तरतीब ये रखनी है बस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हो गए तो क्या आ गया जी? प्रॉफिट बिफोर अदर इनकम ऐड नहीं की, ऐड अदर इनकम, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जी? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस क्या होगा इसमें से? टैक्स एक्सपेंस, और हम पहुंच जाएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ूंगा टैक्स वाली, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कि पहले सेल निकले, फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकले, फिर जीपी आए, फिर मैं यहां पे आके एक्सपेंस लिखूंगा और दूसरे बैलेंस शीट के अंदर भी इसको लिख दूंगा पेबल। ये फायदा फॉर्मेट का, ठीक है, सही है। तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल से आ जाएगा हमारे पास जीपी, जीपी के बाद ये एक्सपेंसेस लेस होंगे, तो ये आपने फॉर्मेट बनाया करना है। हर एक टॉपिक ऐसे ही होगा हमारा, हम हर टॉपिक में ऐसे ही करेंगे कि हम पहले उस टॉपिक के अंदर फॉर्मेट में सिखाऊंगा ना, आप फॉर्मेट बनाया करेंगे और फिर उसके बाद सवाल को शुरू करेंगे। इससे फ़ायदा ये होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सवाल का सलूशन होता है, हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि यार फाइनल अकाउंट का सवाल आया तो शुरू कैसे करना है, एक ही तरीका है शुरू करने का जी, नई चीज़ तो आनी कोई नहीं हर दफ़ा। ले जी, ये आपका पीएनएल बन गया, अब बस चीज़ें लिखनी रह गई, पीएनएल तो बना लिया हम, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। तो लैरी, एक और सवाल है इससे अगला आपका उसमें सवाल में बैरी, आईकेप की किताब, लैरी ते बैरी, टोट ते बटोट, लैरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज ऑन 31 दिसंबर, ये 31 पूरा दिसंबर और पूरा 2015, डेट का फॉर्मेट ये है असल में। वो अब अलग बात है कि मैं जब आपको एक बार लिखवा देता हूँ उसके बाद फिर मैं तो एब्रीविएशन यूज़ कर लेता हूँ, मैं फॉर द ईयर को FYE लिखूंगा, पर आपने पर्चे में FYE नहीं लिख देना अगर रिक्वायरमेंट है पीएनएल की, उसका भी नंबर होते हैं। इसके क्योंकि मैंने आपको बताया IAS 1 ने ये कहा है आपको कि ये 5 चीज़ें लिखनी है, तो इसका भी नंबर होता है, ठीक है ना। हाँ, आपने पूरा लिखना, रुपीज़ इन मिलियंस। किधर से शुरू किया था? एसिड से शुरू किया था, इक्विटी लायबिलिटी से। चलो, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग में खा गया, क्योंकि जगह तंग है ज़रा बोर्ड के ऊपर, बहुत छोटा लिखा जाएगा वरना।
तो इक्विटी एंड लायबिलिटी की हेडिंग दें आप लोग, लाइन लगाएं, उससे अगली हेडिंग दें इक्विटी। इक्विटी के अंदर मैंने दो चीज़ें मुझे नज़र आई थी तो मैंने 3 लाइनें छोड़ देनी है, तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लायबिलिटीज़ के अंदर पहले आप अगली हेडिंग देंगे लायबिलिटीज़। उसके बाद आपने देखा है एक लोन है जिसको करंट नॉन करंट में तोड़ना है, तो आप करंट नॉन करंट लिख दें। करंट, अच्छा अब आपको नज़र आ रहा है नॉन करंट लायबिलिटी एक ही है, आप 2 लाइनें छोड़ दें। मैं तरीका बता रहा हूँ, हालांकि सवाल 2 दफ़ा पढ़ा हुआ है, पता है कि इससे ज़्यादा नहीं है, कोई नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। ये फॉर्मेट बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ओके। तो करंट लायबिलिटी में मुझे तो ट्रेड पेबल नज़र आए हैं, उसके अलावा कुछ नज़र तो नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, आप 2 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ दें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा। फिर एसेट्स की हेडिंग दें, एसेट्स, और उसके बाद अगली हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट्स। लायबिलिटीज भी लिख दूँ ना अगर मैंने ऊपर हेडिंग नहीं दी, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट वाली लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जिनको करंट लगा हो, करंट वाली लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स की हेडिंग के बाद देना ही, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि पीपी सिर्फ नहीं, 2 नजर आए हैं, सॉरी मैं कहने लगा था एक ही नजर आ रहा है, नहीं, पीपीई भी था और इंटेंजिबल भी था, तो 2 आ रहे हैं ना, 3 लाइनें छोड़ दो, एहतियातन एक लाइन एक्स्ट्रा। लेकिन ये वही कर सकता है जिसने 2 दफ़ा सवाल पढ़ा होगा, ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है ये काम। उसके बाद 2 लाइनें 3 लाइनें छोड़कर करंट एसेट्स लिखें। करंट एसेट्स मुझे 2 नज़र आए हैं, लेकिन बस ठीक है, मेरा तो वैसे ही फॉर्मेट खत्म हो गया और यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट का एंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल आ जाएगा इंशाअल्लाह। सवाल तो ख़त्म हो गया, मुश्किल तो बस यही काम लगता है मुझे फॉर्मेट बनाने वाला, मैं लाइनें लगानी होती हैं बोर्ड पे बस। अब बस जवाब रह गया, सवाल तो ख़त्म हो गया। अभी तक मुझे जो नज़र आया है, मुझे 3 वर्किंग्स तो बनानी पड़ेंगी, पहली कॉस्ट ऑफ सेल की, दूसरी पीपीई की और तीसरी, अच्छा इतनी सिंपल हैं ये चीज़ें कि आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट में पीपीई की कॉस्ट उठाएं और ट्रायल से और उसकी कंडक्शन क्लोजिंग उठा लें, नेट करके ब्रैकेट में कर दें। वर्किंग की, वर्किंग ही तो रिप्लेस कर ब्रैकेट को, आईके तो सारा सवाल ही ब्रैकेट में कर देता है, मतलब सारी वर्किंग, लेकिन मैं चूंकि फॉर्मेट पे डाल रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैं वर्किंग ओपन करूंगा, पीपीई की हेडिंग दूंगा, कॉस्ट अलग लिखूंगा, कंडक्शन अलग लिखूंगा और नेट फिगर उठा के ले जाऊंगा फेस पे आज, ओके। बाकी सिंपल चीज़ें हो तो आप ब्रैकेट में प्लस माइनस कर सकते हैं, करेंगे हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में जा, ओके। यहाँ तक कोई मसला? अभी तक मुझे नज़र आया है, वो क्या नज़र आया है जी, कि मैंने वर्किंग्स करनी है 3 अदद, ठीक है। पहली वर्किंग है जो मुझे नज़र आ रही, अब मैंने ये सर्च किया ना कि तरतीब की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, मैंने वर्किंग 1 2 3 ओपन कर ली, ज़रूरत तो इसकी भी नहीं है, जो सवाल सामने है वो वर्किंग ओपन करें, मतलब एडजस्टमेंट में, लेकिन चलो पढ़ा हुआ है, ज़रा आइडिया हो रहा है। तो वर्किंग्स के अंदर वर्किंग 1 मुझे नज़र आ रही है जी, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स बनानी है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेजेज आएंगी, लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर आ जाएगा। तो 4 लाइनें तो चाहिए, आप एहतियातन 6 छोड़ दें, कोई और एक्सपेंस एडजस्टमेंट से आ जाता है, डेप्शन ऐड कर दो, कोई कैरेज ऐड कर दो, कोई चीज़ लेस कर दो, रिटर्न आ जाती है। तो 4 लाइन तो चाहिए थी, मैंने 6 छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी वर्किंग है हमारे पास पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उसने इकट्ठा करके दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, मेहरबानी उसकी। तो वर्किंग नंबर 2 आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके अंदर कॉस्ट लेस अक्यूमुलेट डिडक्शन करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ है पेटेंट लिख लें या इंटेंजिबल लिख लें, आपकी मर्जी है, एक ही इंटेंजिबल था उसने पेटेंट का नाम ही लिख दिया, ठीक है। इसकी कॉस्ट लेंगे, इसकी मोनेटाइजेशन लेंगे, एंट्री करने की जरूरत नहीं है डबल एंट्री डेप्शन की, क्योंकि वो हुई पड़ी है, वो एक्सपेंसेस में भी शामिल है और क्लोजिंग में भी उसकी एंट्री, वो एकोमोडेशन में भी हो चुकी है, तो क्लोजिंग आ रहा है। तो ये 3-4 लाइनें, तो ये वर्किंग तो मुझे नज़र आई थी कि मुझे करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई करनी पड़ेगी तो वर्किंग 4 5 6 7 चलते जाएंगे, कोई मसला नहीं, गॉट इट। अब उधर रखें, इतना फॉर्मेट नोट कर लिया सबने, कोई क्वेश्चन, को मसला? मैं मान रहा हूं कि ये फ़ायदा सारी कहानी का तभी होना था जब ये टॉपिक होता, लेकिन मसला ये है कि ये टॉपिक हम सेक्लूजन में नहीं कर सकते कि स्टार्ट यहाँ से कर दें। मैंने आपको
कौन कौन से टॉपिक कराने हैं पहले, उसके बाद मैंने फाइनल अकाउंट्स कराने हैं। ये अब सुनो, IAS 16 शुरू कर रहे हैं, तो इसके बाद हमने IAS 16 के बाद तरतीब आगे पीछे हो सकती है, बहरहाल मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है ना। IAS 16 के बाद IAS 40 है, IAS 40 के बाद 36 है, 23 है, 20 है, 41 है, 38 है, उसके बाद इवन सिंगल एंट्री है। ये भी करने के बाद फिर फाइनल अकाउंट्स के ऊपर जाएंगे। और कोई पता नहीं है मैं IAS 8 भी, चेन इक्विटी और IAS 8 भी पहले करवाऊँ इससे। ये सब कुछ करने के बाद फिर हम इस टॉपिक पे आएंगे, तो वहाँ पे जाके यही फॉर्मेट फिर यूज़ होगा, लेकिन वहाँ सवाल बड़े बड़े होंगे, 15 नंबर 20 नंबर का सवाल, ठीक है। तो आज का दिन चूँकि हमने फाइनल अकाउंट का सवाल करना ही था, तो मैंने थोड़ा सा बातें करके ही करना मुनासिब समझा, ऐसे ही रट्टा छट्टा को नहीं लगवाया, प्रॉपरली ज़रा एक लेक्चर ही है ना, लग गया, कोई मसला नहीं। ये लगा हुआ टाइम इंशाल्लाह आगे काम आएगा। और फिलहाल इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हर टॉपिक जो मैंने ये 8-10 टॉपिक गिनवाए हैं, हर टॉपिक के अंदर मैंने जब भी आपको टॉपिक कराना है, उसका सवाल हो जाना, मैंने कहना हाँ भाई P&L में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, P&L में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, तो फिर वो P&L बैलेंस शीट ज़रा आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अच्छा जी, सवाल की तरफ तेजियाँ चेक की मेरी। अच्छा जी, अब सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्रीज ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 127। हाँ जी, इन्वेंट्रीज, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, बोलो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, इसकी एंट्री क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल में से इसको करते हैं माइनस यानी क्रेडिट, और स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट हो जाता है, सही है। इसका मतलब इसने दो जगह नजर आना है, इधर देखो, इसने दो जगह नजर आना है, एक तो करंट एसेट्स में नजर आना है इसने, और दूसरा इसने कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होता हुआ नजर आना है। काफी जगह है इधर डालने, ठीक है जी। ये डबल एंट्री है। अब क्योंकि ये हर चीज ट्रायल वाली जगह तो नजर आएगी, लेकिन अदर इंफॉर्मेशन ने दो दफा नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस मतलब क्रेडिट हो रहा है, और बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, 127 मिलियन, तो 127 मिलियन की डबल एंट्री ये देखो मैं कर रहा हूँ, करंट एसेट्स में 127 डेबिट, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 127 मिलियन से क्रेडिट। इंशाल्लाह इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, और एंड पे तो यहाँ पे हमने टोटल ही लिखना होगा। ले, ये तरीका वारदात है, क्या है, लफ्ज इन्वेंट्रीज। स्टॉक लिखा हो तो हम स्टॉक लिख देंगे, जो लफ्ज लिखा हो बेहतर है वही लिखें, ठीक है। इन्वेंटोराइज, जी ले आए इधर, डन। पहली एडजस्टमेंट हो गई बस। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, करंट टैक्स है 75 मिलियन, जो कि एक्रू करना है हमने, यानी कि पेएबल की एंट्री करनी है। करो जल्दी से, पहले आप, बहुत हो गया, जल्दी करो, हाईवे अप। ले आओ इधर आमिर भैया। 75 मिलियन किस किसने एंट्री कर ली, किसी ने नहीं की। कौन कौन इंतजार कर रहा है, सर करेंगे तो हम देख के करेंगे, वो हाथ खड़ा करें। अब वो बच्चे जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया वो कौन लोग हैं, आपने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया, आप क्या कर रहे हैं बताएं, हरी आप टेल मी, क्या ओ बैठ जाओ भाई, मैं खिलौंदा गया, खिलौते पिंडों आया, बैठ जाओ, क्या बोलो, जहन में कर ली पर्चे में सारा पर्चा जहन में कर आना, फिर नोट कर रहे हो, फॉर्मेट बना हुआ है, क्यों नहीं कर रहे, घर जाके क्वेश्चन करूंगा, तुम बंदे बन जाओ, मैं तुम दस रहा हूं, ठीक है ना। या तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे, या आप लोग पढ़ना शुरू कर दोगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दो ही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो क्या करोगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, 1 2, ठीक है, जो मर्जी कर लो। हाँ मैं ये कह सकता हूं, या पढ़ना शुरू कर दोगे या छोड़ दोगे क्लास, मुझे दोनों ही कबूल है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, पर्चा ये पास होने वाला पर्चा है, इसको फेल नहीं कराना, ये पास होने वाला पर्चा है, ठीक है। लेकिन ये अब जितने पर्चे आपने रखे हैं उनमें देखा जाए तो ग्रुप 1 के अंदर ये हैवी पर्चा कहलाता है, लेकिन है नहीं,
बना लेते हैं आप लोग काम ना करने से, ठीक है ना। तो रोज का काम, अभी तो पहला हफ्ता चल रहा है, ये वो फेज है जब रोज का काम रोज करूंगा, रोज करूंगी, कोई छुट्टी नहीं करूंगा, कोई छुट्टी नहीं करूंगी, हर टेस्ट दूंगा, हर टेस्ट दूंगी, ये वो अभी फेज चल रहा है, हफ्ता 10 दिन जो चलता है। कम से कम इन दिनों में तो सही से पढ़ो, बाद में खुद पढ़ा लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रुक जी। 75 की एंट्री किस किसने कर ली, हिम्मत किया करें, जब मैं बोला करूं ना, यही तो वो चीज है जो मैंने कहा था, सोल्यूशन बगैर देखे एक बार करना है। अब जो यहां पे मेरे सामने वो हिम्मत नहीं कर रहे कि एक लाइन लगाकर काटना पड़ेगा, एक सफा बचा लेंगे, 6 महीने जाया कर देंगे, हद होगी यार। यहां तो एक सफा भी नहीं बचना था, गलत हो जाएगा तो क्या, क्रॉस लगा के सीधा। कटिंग के मार्क्स नहीं कटते पर्चे में, ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं, कटिंग के मार्क्स नहीं कटते। तो एंट्री करो, दलेर हो जाओ। तो बुस दिल, बुस कहते हैं बकरी को, बुस दिल ना बनो, शेर दिल बनो, शेर दिल। पर्चा पास करना है तो आधे बच्चे कम से कम आधे बच्चे ऐसे होते हैं जो पर्चे से पहले फेल हो जाते हैं, पर्चे में डर से। आप तो वो नहीं है ना, ठीक है। एंट्री बोलो, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। टैक्स एक्सपेंस कितने से डेबिट, ये देखना था, देखना डबल एंट्री का तरीका, वारदात देखो। टैक्स एक्सपेंस डेबिट, मैंने माइनस लगा दिया, बाद में भी लगा सकते थे। टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। करंट टैक्स भी लिख सकते हैं, टैक्स पेएबल भी लिख सकते हैं। अब उनको और ना आ जाए, अल्लाह करे। कितना, डबल एंट्री हो गई, ठीक है। चल लोगों मेरे सारे चांद और तारे, ठीक है ना। कुट ना खा लेना किसी दिन मेरे को। आपके अम्मा पर ना बड़ी मेहनत से आप लोगों को इधर भेजा हुआ है, कुर्बानी भी बड़ी है उनकी, लेकिन आपको इसका वो है नहीं, एहसास नहीं है ना। तो बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आज से नियत कर लो, हलाल करोगे उनकी मेहनत, बस पास तो आपने हो ही जाना है इंशाअल्लाह। कहते हैं जी वो हुक्मरान करप्ट हैं। तुम लोग अगर पढ़ने आए हो हॉस्टल में घर छोड़ के और पढ़ नहीं रहे हो तो करप्ट तो तुम भी हो। जिसका जहां दाल लगता है उतनी करप्शन वो कर रहा है। अब आगे आप लोगों की मर्जी है। शहर में पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। मेरी माँ ने जेवर तो नहीं बेचा था खैर, लेकिन फिर भी ये मोटिवेट करती है बात। वालदैन का आपको खुद से अलग करना ही बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये जब वालदैन बने तो पता लगा, पहले सानू भी लगता सी कि यार घरों निकलते हैं आबा जी फोन कर ही जाते हैं, हुण कित्थे पहुंचे, पता लगा वो सांस तो उधर ही अटकी होती है। तो आप लोग पढ़ने आए, ये लाहौर वाले भी जो है ना, वो ना समझे तो घर बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे पढ़ने, ठीक है, तो वो ये ना समझेंगे और हम तो लाहौर से ही आते हैं। वो भी घर से निकलते हैं तो वो अम्मा अब्बा का दिमाग उधर ही होता है, वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं पंजाबी में मशहूर, दिल यार वाल हथ कार वाल, कार कहते हैं काम को, तो दिल उनका इधर ही लगा होता है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का एहसास बिल्कुल है ही नहीं। पढ़ना शुरू कर दो, इसी दफ़ा पास करना है, किसी पर्चे में अटैम्प्ट नहीं लगानी। लग जाए तो परेशान नहीं होना, लग जाती है कभी कभी, साड़ियाँ भी लग जाती हैं उसी। लेकिन उसका तरीका ये है, उसका ये है कि अगर लग गई तो कोई बात नहीं, अगली बार जैसे ये मॉड्यूल बी के अंदर मेरी इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ना रह गई, मेरी 2 पर्चे थे, अकाउंटिंग का और कौन सा था पता नहीं, 12 पास हो गए, 2 लॉ और अकाउंटिंग पास हो गए, इकोनॉमिक्स रह गई। तो मॉड्यूल सी में फिर 3 पर्चे थे, उसके साथ वो पिछला मिलाया तो वो पास हो गए। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फेल पे फेल होना ये बुरी बात है, ठीक है ना। हो जाता होता है, पर्चे रह जाते होते हैं। फिर मैंने एक बताया कि एक बार नहीं कई बार रहे होंगे पर्चे, पर इंपॉर्टेंट थिंग वॉज वे आर्टिकल मुकदे गए थे, पेपर भी पास तकरीबन हो ही गए थे। तो गिवन टाइम के अंदर पास करो, कोई बात नहीं, कभी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये वो स्टेज नहीं है, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों के पास खुला टाइम है, इससे बेहतरीन टाइम आपको पढ़ने का नहीं मिल सकता, बता रहा हूँ। आर्टिकल्स में जाकर टफ हो जाएगा टाइम, दफ्तर का काम भी करना है, फिर अपना पढ़ना भी। 2 बजे आते थे वापस और पढ़ रहे होते थे बैठ के, यार अपना काम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि हमें पता था कि पास करना बहरहाल इंपॉर्टेंट है, काम तो किसी का कर रहे हैं, पर्चा अपने लिए पास करना है। तो पढ़ना शुरू कर दो। मुश्किल चीज़ के अंदर हाथ डाला है, मुश्किल है ना, मुमकिन नहीं है। मैंने पहले दिन बताया था, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। मैं अपने आप को देखता हूँ, आपसे कंपेयर करता हूँ, जब मैं आप लोगों की स्टेज पे था मैं बड़ा नालायक सा था आपके मुकाबले में, लेकिन पास पढ़ते गए, पास होते गए। ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ा और पास ना हुआ। तो आप लोग बड़े बड़े ब्राइट स्टूडेंट हैं, आप पास कर सकते हैं।
मेरे से एवरेज बंदा कर सकता है तो आप लोग तो खामखा कर सकते हैं। मैंने कल भी कहा था, पठान कहता है ना खामखा, खामखा पास हो जाओगे, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, आप पता है कहाँ खड़े हैं? आप यहाँ खड़े हैं, ये आप हैं, मक्की पढ़ने आ गई। मैंने कहा चलो बच्चे तो आ नहीं रहे, यहाँ पे आप खड़े हैं और आपके दिमाग के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ है, 18 मिलियन का लोन आपने लिया हुआ है, ठीक है। इस लोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये 3 बराबर इंस्टॉलमेंट्स में रीपे होना है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। जरा पढ़ो द लोन। अच्छा, लोन है कितना? क्लोजिंग ट्रायल में देखा तो क्लोजिंग बैलेंस लोन का 18 आ रहा है, मतलब 31/15 पे ये 18 पेएबल है। एम आई राइट? 31/18 पे ये 18 पेएबल है। ओके, अब इस पेएबल के बारे में कह रहे हैं कि ये पेएबल है बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर। तो इसका मतलब इस साल में तो इसमें से कुछ पे अभी नहीं ना हुआ, हो सकता है पहले 24 हो और इस साल 6 पे होगा, हमें नहीं पता। ये 18 में से वो कह रहा है कि ये इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे होना है 3 साल में। इसका मतलब इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेगी 6 मतलब ये ऐसे करके पे होना है, ठीक है ना। अब आप खड़े हैं, ये अगले 12 महीने वाली ऐनक आप लगाएंगे तो जो एसेट या रियलाइज होता हुआ या जो लायबिलिटी सेटल होती हुई अगले 12 महीने में नजर आ रही है उसको आप करंट एसेट या करंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो इस 18 मिलियन के सारे लोन को ना तो आप नॉन करंट में रख सकते हैं, ना इस सारे के सारे लोन को आप करंट में रख सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा अगले 12 महीने में रीपे होना है। अभी कोई नहीं हुआ, अभी सारे का सारा 18 लायबिलिटी है, लेकिन इसमें से 6 अगले 12 महीने में पे होना है और 12 वो अगले 12 महीने में भी पे नहीं होना। तो ये जो 6 है इसको आप करंट पोर्शन, करंट मैच्योरिटी कहते हैं और बाकी नॉन करंट है। अब इसके करने का तरीका वारदात क्या है? याद रखना, हमेशा आसानी होती है अगले 12 महीने को देखने में। जैसे मिसाल के तौर पे 25 साल का लोन हो और डिफरेंट उसमें इंस्टॉलमेंट्स हो मिसाल के तौर पे, तो क्या आसान है अगले 12 महीने को देखना या उससे अगले 24 सालों को देखना? तो आसान काम क्या है, टोटल 18 पकड़ो, अगले 12 महीने में जो रीपे होना है वो उसमें से माइनस कर दो, बाकी क्या रह गया 12, ये 12 नॉन करंट, और जो आपने अगले 12 महीने में रीपे करना है वो आपका आ जाएगा करंट। तो इस एडजस्टमेंट को करने का तरीका क्या होगा? थोड़ी एडजस्टमेंट मुश्किल हो सकती है, बस यही है, थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे, ठीक है। तो ज़रा जगह कम पड़ गई है मुझे, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, यही मैं थोड़ी सी करप्शन करते हैं फिर। नॉन करंट लायबिलिटीज में एक ही लाइन छोड़ते हैं, आप ही 2 छोड़ें, मैं क्यों 2 छोड़ूं, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के अंदर करंट, अब देखो ये करंट मैच्योरिटी भी कहते हैं इसको, करंट पोर्शन भी कहते हैं ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट मैच्योरिटी या करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। क्या लिखा है मैंने? करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, ये लोन ही, ये नहीं है कि ये रीपे हो गया। अगर रीपे हो जाता तो लायबिलिटी में नजर आता बैलेंस शीट में, है ये लायबिलिटी ही, लेकिन इसको हमने कितनी है जी अगले 6 महीने में पे होने वाली फिगर, अगर 6 अगले 12 महीने में पे हो जाना है तो बाकी क्या है, बाकी लॉन्ग टर्म लोन है। अब ये इस तरह से टोटल 18 में से 6 करंट, तो बाकी 12 है, टोटल 18 लायबिलिटी ही अभी भी हमारी, बस ब्रेक करके उसको लिखकर एडजस्टमेंट्स आर ओवर। अब एडजस्टमेंट्स पूरी हो जाने के बाद हम आएंगे ट्रायल की तरफ, और ट्रायल में जो चीजें पड़ी हैं उनको उठाकर, तो इत्तेफाक की बात है इस सवाल के अंदर कोई एडजस्टमेंट किसी ट्रायल वाली फिगर को हिट नहीं कर रही थी, वरना ट्रायल में से भी कुछ ना कुछ उठ के आ जाना था, ठीक है ना, सही है। जो बड़े सवाल हम करेंगे ना असल में टॉपिक में जाके, उसमें यही होगा कि एडजस्टमेंट, जैसे मिसाल के तौर पर एडजस्टमेंट होगी कि जी ट्रेड डेटर्स में ये एडजस्टमेंट होना रहती है और प्रोविजन का ये रेट है, तो डेटर्स और प्रोविजन उठ के आ जाएंगे ट्रायल से, वर्किंग करेंगे, उनको लिख लेंगे, तो जब वापस ट्रायल पे जाएंगे तो वो चीज़ें ऑलरेडी टिक हुई हुई होंगी, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अब फटाफट इसको करना शुरू कर देते हैं जी। एडमिन चार्जेस, कोई और एडजस्टमेंट नज़र नहीं आई तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, और अगर मिसाल के तौर पे एडमिन चार्जेस के अंदर वो कहता है कि फलां चीज़ गलत है, इसको सही कर दो, ये चीज़ ऐड होने से रह गई है ऐड कर लो, लेस होने से रह गई है लेस कर दो, तो वर्किंग ओपन कर लेते, या 3 4 5 चीज़ें अलग अलग पड़ी होती
तो हम उनको इकट्ठा करने के लिए वर्किंग खोलते, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है वर्किंग की फिलहाल। तो एडमिन चार्जेस सीधा यहाँ पे आकर लिखो कितना, 342, टिक करते जाना, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट है और कैश है। अब इसके लिए मेरा मशवरा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस का एक लाइन आइटम बनाओ और इनको वर्किंग में ले आओ। तो बैंक, अगर एक बैंक मिसाल के तौर पे एक बैंक है जी करंट अकाउंट, एक बैंक है डिपॉजिट वाला, ठीक है, सेविंग अकाउंट है, और एक कैश है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर दो। भाई यहाँ पे यूपीएस नहीं है तो सही, वैसे इधर है। अच्छा, हाँ, उधर भी ऐसे होता था, उधर भी ऐसे होता था कि सिर्फ ये चल जाता था, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 4 ओपन कर लें जी। 3 तक तो मैंने वैसे हेडिंग बना दी थी, यही मैं कह रहा था कि जब जरूरत पड़े तो वर्किंग ओपन करें। तो अगर हमने वर्किंग ओपन ना की हुई होती 2 और 3, तो मेरी 2 वर्किंग बनती कैश एंड बैंक की, कोई मसला नहीं। अब मैंने 2 और 3 ओपन कर लिए तो 4 बना लो, ठीक है। वर्किंग 4 क्या है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक बैलेंसेस लिख लो या बस कैश एंड बैंक लिख लो। अब ये दोनों को यहां पे ऐड कर लो, ठीक है जी। उठाओ 89 और 2। 89 क्या है, बैंक अकाउंट, तो यहां पर वही लिख दो बस, बैंक अकाउंट 89, और कैश, सिर्फ कैश लिखा हुआ है ना जी, कितना टोटल कितना बन गया, ये 91 उठाकर ले जाओ बैलेंस शीट के फेस पे जाके मारो, सॉरी लिखो, ठीक है जी। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड बैंक इकट्ठा कर, तो 2-3 बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, एक करंट अकाउंट है, दूसरा सेविंग अकाउंट है, इकट्ठा कर दो, यहाँ पे एक ही फिगर ले आओ। तो यहाँ पे हमने आकर लिखा कैश एंड बैंक। अच्छा, वैसे तो अच्छी तरतीब क्या है, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवर्स आते हैं, फिर कैश एंड बैंक आता, तो नहीं ये समझ लगी, जैसे मुझे समझ आ रही है, 2 दफ़ा पढ़ा हुआ है, तो छोड़ सकते हैं ना जगह, लेकिन उस वक्त नहीं पता लगा पर्चे में, तो खैर है, कोई बात नहीं, इतनी गुमाफी है। बहरहाल कोशिश करनी है, क्योंकि एक ऑर्डर होना चाहिए ना, हम कम करंट से ज़्यादा करंट वाले एसेट की तरफ जा रहे हैं, लिक्विडिटी के हिसाब से बनी होती है ये, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है अपने तौर पे, अगर हो सके तो, नहीं भी तो खैर है, कोई बात नहीं, इतनी गलती की माफ़ी है। गलती नहीं है ना ये, बस प्रेजेंटेशन है, ज़रा बेहतर हो जाएगी। 89 + 2 हो गया 91, यहाँ पे वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस दे दिया, ठीक है। इस तरह से ये सवाल हुआ करेंगे। फायदा हो रहा है इस सवाल को कराने से, हालांकि ये टॉपिक लेट है, लेकिन जब वो टॉपिक पे पहुंचेंगे तब भी इससे इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। जो हमने पहले दिन ही काम कर लिया था, ये मैंने बुनियादों में आपके बातें डाल दी है ना, तो वहां पे टॉपिक करेंगे, उसको ड्यू टाइम देना है हमने, लेकिन ये टॉपिक हर टॉपिक में तैयार होता होता वहां तक पहुंचेगा ना, ठीक है। तो इसलिए ये फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, पेबल्स लेजर। मैं इसको ट्रेड पेबल्स लिख दूं, पेबल्स क्रेडिटर्स लिख दूं, क्या लिखूं, ट्रेड पेबल्स लिख दूं, अच्छा तो मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेड पेबल्स जी। कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट लिखो, बताएंगे कितने हैं, 86। बड़ी मेहरबानी जो आप लोगों ने मुझे बताया रोल के। नेक्स्ट, अक्यूमुलेट अमोर्टाइजेशन पेटेंट की है और पेटेंट की कॉस्ट है, इन दोनों को इकट्ठा ही उठा लेते हैं। इधर देखो, इंटेंजिबल्स में क्या आ रहा है जी, पेटेंट की कॉस्ट, ट्रायल से उठाओ कितनी, 26, लेस कर दो इसमें से इसकी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी, 5, नेट करके क्या आया आंसर, 21। ये 21 फेस पे ले जाओ। नॉन करंट एसेट्स में पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा, तरतीब ये ज़्यादा बेहतर होती है। उसके बाद क्या आएगा जी, इंटेंजिबल्स। अब इंटेंजिबल्स की वर्किंग नंबर 3 हुई है और उसमें क्या आ गया जी, 21। ये ब्रैकेट में भी हो सकता था, इतना सिंपल है, लेकिन एक तरतीब सामने ला रहा हूँ, 2 चीज़ें नेट ही करनी थी ना, ब्रैकेट में कर दो बस। फेस पे ये नहीं करना कि कॉस्ट लेस एक फिगर, बुक वैल्यू, बेसिकली पीपीई हो, इंटेंजिबल हो, एसेट्स हो, ये इनकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट के फेस पे नजर आनी चाहिए। क्या नजर आना चाहिए, बुक वैल्यू, ओके। इसको इंश्योर करना है आप, ओके। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन है और पीपीई है, तो इधर आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इकट्ठे दिया उसने, कॉस्ट कितनी, ये माइनस कॉस्ट नहीं है, मैंने कहा ये कॉस्ट है, माइनस है, पीपीई माइनस कॉस्ट, माइनस नहीं है, अच्छा जी, 2830 लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 900, अच्छा
918 जी 1912 1912 वर्किंग नंबर 2। मुश्किल काम है? बहुत आसान काम है। अब अकाउंटिंग बड़ी आसान है वैसे भी। अच्छा, रिसीवेबल्स लेजर में ट्रेड रिसीवेबल लिख दूं? ट्रेड रिसीवेबल्स अगर प्रोविजन आएगी तो वो इसमें से नेट होकर नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आपने लिखा करने हैं बैलेंस शीट में, लेकिन फिलहाल सवाल में है नहीं जी। 189 जरा सही करके बोल दें ताकि एक ही बार में समझ आ जाएगा। इम्तिहान लिया करें मेरी समातों का। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई, सीधा ही मुंह पे आकर लिख दें जी। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिखने कोई मसला नहीं, काट के ये भी चलेगा। सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन लिखने ये भी चलेगा, ठीक है जी। 175। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अदर इनकम, ठीक है। वैसे इंटरेस्ट भी लिखा होता तो चूंकि नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पे तो इनकम ही थी, ठीक है जी। 20 पॉजिटिव इनकम है। नेक्स्ट, इश्यूड शेयर कैपिटल, ये तो शेयर कैपिटल आ गया। फिर आगे रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ रही हैं। अब वैसे तो ब्रैकेट में भी ये काम चल जाएगा, लेकिन मैं वर्किंग करूंगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी अभी आपको बनानी सिखाई नहीं है, लेकिन कैसी बनेगी थोड़ी सी शक्ल इसकी भी आपके सामने आ जाए तो अच्छा है। फिलहाल तो मैं वर्किंग 5 कर रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इसके अंदर दो आइटम्स हैं। एक है शेयर कैपिटल अभी तक, और दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये मैंने आपको टोटल का भी कॉलम होता है, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ें। ये मैंने आपको लेजर फॉर्म में बनाना सिखा दिए थे, अब उसी को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो चेन इक्विटी बन जाएगी। बुनियाद बना रहा हूँ आपके कई सारे टॉपिक्स। एक तो हर टॉपिक में ये एक्सट्रैक्ट्स बनने हैं, और दूसरा चेन इक्विटी में जाएंगे तो ये प्रॉपर तफसील से फॉर्मेट्स बनाकर अच्छे तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लाएंगे। पर बुनियाद तो बन जाए ना, जैसे इंट्रो वाले पीएनएल की बुनियाद थी तो अब उसके ऊपर ये एफएआर वाली खड़ी हो रही है बुनियाद, तो बुनियाद तो बनाए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ओपनिंग शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस नजर आया करेगा, ठीक है। कोई नया फ्रेश कैपिटल आया तो वो ऐड हो जाएगा। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स भी ओपनिंग आएंगी, कोई प्रॉफिट होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। डिविडेंड वगैरह जैसे माइनस हुआ करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल तो सादा सा एक आधे आइटम वाला ही ये बन रहा है आज। तो क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। ओके, अब ये जो ट्रायल के अंदर शेयर कैपिटल है ये ओपनिंग ही है, अनलेस के सवाल अदर इन्फॉर्मेशन में कहे कि कोई शेयर्स हमने इशू किए उनको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो फिर तो ओपनिंग ही है। और अगर रिकॉर्ड हो गए हैं तो फिर ये क्लोजिंग है। तो ऐसी खामोशी है तो फिर ओपनिंग भी यही है, दरअसल क्लोजिंग भी यही है। नए शेयर्स तो इशू हुए नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यही ओपनिंग है, यही क्लोजिंग है, ठीक है। बहरहाल फिलहाल तो मैंने ट्रायल से उठाया, ओपनिंग बैलेंस लिखा यहाँ पे कितना 400। उसके बाद नेक्स्ट इज लोन, ये तो उठा लिया हमने, टिक कर दिया था इसको। 18 ले गए थे ना, 18 माइनस 6 करके 12 और फिर 6, ठीक है, ये उठ गया हुआ है। पेटेंट एट कॉस्ट हो गया। हाँ, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है जी, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 1562, ठीक है। ट्रायल उठता चला आ रहा है। नेक्स्ट, परचेजेस, सेल्स और इन्वेंट्रीज। परचेजेस कहाँ आएंगी, सॉरी यार यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेस क्या हुआ था ये, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ पे क्या आया करता है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस माइनस और भी कोई चीजें हो सकती हैं, खैर वो आई नहीं सवाल में। अब परचेजेस आ गई कितनी, 2542। नेक्स्ट सेल्स 3304, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा 12 बार पीर बधाई नैरो नेट होकर 3304।
बोला करें प्लीज़, मुझे बता दिया करें, मैं वहाँ से यहाँ तक आता है भूल जाता हूँ फिगर। मैं अगली 10 चीज़ें सोच रहा होता हूँ कि आपको कैसे गोली करानी है, क्या कहानी डालनी है, तो फिगर आप बोला करें, ठीक है ना। मैं कैलकुलेशन भी जो लिखवाते मैं लिख देता हूँ, गलती का आपने ध्यान रखना है इसका, ठीक है ना। दिमाग में 70 गोलियाँ चल रही होती हैं। ये जी इन्वेंट्रीज क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाएगी कितनी 118। अब जगह खाली रहेगी तो रहेगी, कोई मसला नहीं। क्या हो गया, फीस दी हुई है आप लोगों ने, उसके पैसे आपने दिए हुए हैं, वो शीट आपके पास है, कोई मसला नहीं है, रहेगी खाली जगह तो रहेगी। अच्छा अभी नहीं, अभी एंड हो जाए ना, बल्कि एंड हो गया, एंड हो गया जी, सारा ट्रायल पोस्ट हो गया। अब जो ये बैलेंसेस हैं इनको भी टोटल कर दिए, तो हमने कर दिया ऑलरेडी और ले गए जहाँ जाना था इन्होंने। ये रहता है, बताओ 2533, ये 2533 कॉस्ट ऑफ सेल है, ये 2533 कॉस्ट ऑफ सेल इधर आ गया वर्किंग वन से, ठीक है। चले अब बाकी सारे तो वैसे ही टोटल हुए पड़े हैं। जीपी बताओ 7 1। अच्छा बड़ी मेहरबानी जी, जैसे आपने बताया ना खज्जल करके मुझे, बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊंचा बोले और सही करके बोले, एक बच्चा कम से कम 254। अब एक बोले तो बाकी उसको कंफर्म कर लिया करें, कैलकुलेशन सब किया करें, पर्चे पास होना है तो। उसके बाद कोई नहीं है फाइनेंस कॉस्ट, कोई नहीं अदर एक्सपेंस, खैर जगह खाली रहेगी, खैर डैश लगा दो, मैं तो फॉर्मूले में डाला था, नहीं आया तो नहीं आया जी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 270 माइनस 75 199। नाउ दिस इज नेट प्रॉफिट, कहाँ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो यहाँ पे आके हमने लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015, ये तो ओपनिंग है ना, 14 का क्लोजिंग, 15 का ओपनिंग, और ये प्रॉफिट कितना आ गया जी 199, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, तो बस ये ओपनिंग ही क्लोजिंग बन गया, और ये 1761 क्लोजिंग बन गया। अब ये क्लोजिंग यहां से उठकर इधर फेस पे नजर आ जाएंगे, यहां पे आप लिखेंगे शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। क्योंकि आपने वर्किंग कर दिया तो वर्किंग का रेफरेंस दे दें, फिर वर्किंग 5, ठीक है। शेयर कैपिटल तो एज इट इज आ गया ना, ये वर्किंग आप ब्रैकेट में भी कर सकते थे ये काम, कि आप इसको ब्रैकेट में लिख दें 1562 प्लस 199, तो भी सही था, नंबर पूरे मिलते। बहरहाल ये समझ आया, ओपनिंग बैलेंस इधर आ गए, एडजस्टमेंट्स के बाद ये क्लोजिंग उठ के कहाँ चले जाएंगे, इसीलिए तो 1761 ही आना, ये किसने लिखवाया मुझे 1761। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कितनी है, ये टोटल इक्विटी है, इसकी मूवमेंट क्या है इसमें जाके देख लो। शेयर कैपिटल की मूवमेंट क्या है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, नए शेयर इश्यू होंगे जो आगे जाके देखेंगे होंगे, तो फिर यहाँ पे वो बढ़ जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग में से डिविडेंड भी माइनस हुआ करेगा, प्रॉफिट्स ऐड हो रहे हैं, डिविडेंड माइनस हो रहे हैं, और चीज़ें आया करेंगी, ठीक है। तो ये मूवमेंट की इक्विटी की है जो यहाँ से आ गई। अच्छा जी, अब टोटल करें 2340, और इसका टोटल करें, सारी डबल एंट्री सही की हैं तो ये भी सही होना है, बता दो फिर भी सही तो है, 2340 है, पक्की बात है। ये करके देखना है, क्लास में भी कभी कभी आउट हो जाता है कोई, उस्ताद ही है ना, इंसान होता है, गलती हो जाती है, ये नहीं कि बस सर ने किया तो सही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ले आओ ज़रा इधर भाई 1 मिनट के लिए, वैसे ही बिजली गई हुई है। इधर देखें जी, ये आपने होमवर्क में कर लेना आज, अब आइए 16 कल ही शुरू करेंगे माजरत के साथ, ठीक है, ओके। चलें जी, अब उधर ले जाए ज़रा, वहाँ पे इसको एंड करें, अच्छी तस्वीर करीब करके बच्चों के लिए और मेरे लिए भी, ओके जी। माजरत थोड़ा लेट हो गया आज, लेट शुरू हुई थी लेट ख़त्म हुई क्लास। अल्लाह हाफिज़।